इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनावी प्रक्रिया को चैलेंज करने वाली याचिकाओं के बारे में देश के लोगों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि चोर तो चोरी करेगा, लुटेरा लूटेगा ही, झूठा झूठ बोलेगा ही, डकैत डाका डालेगा ही, उसकी तो प्रवृत्ति है ऐसा करना। लेकिन यदि न्यायालय समय रहते न्याय न करे तो क्या न्यायालय खुद इन सबसे बड़ा दोषी नहीं है? क्या न्यायालय खुद कटघरे में नहीं खड़ा है? वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। दुनिया में करीब 120 देशों में लोकतंत्र है और मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इंडिया यानी भारत से बोल रहा हूं। हमारे यहाँ पिछले 25 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम का विरोध अलग अलग कारणों से करीब 20 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था, मगर 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम का विरोध काफी तेज हो गया। किसी भी शिकायत पर सिर्फ 100 घंटे में एक्शन लेने की बात करने वाले चुनाव आयोग के सुरक्षा प्रबंधों के हालात देख लीजिए कि अभी 2024 का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है और 19 मार्च को असम के उदलगुरी जिले में एक वीवीपैट मशीन गायब हो चुकी है। चुनाव आयोग ने यहां भी चालाकी दिखाते हुए प्रेस रिलीज में डेट नहीं डाली है। ईवीएम मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप 8 मई 2019 को उस समय लगा जब साल 2016 से 2018 के बीच 19 लाख ईवीएम मशीन गायब होने की खबर फ्रंटलाइन मैगजीन ने प्रकाशित कर दी। 21 विपक्षी दलों के नेताओं और 66 रिटायर्ड आला अधिकारियों ने विश्वसनीयता का संकट बताते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। बॉम्बे हाईकोर्ट मामला पहुंच गया था। यह खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ कि 19 लाख ईवीएम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआईएल से जारी की गई, लेकिन चुनाव आयोग को कभी मिली ही नहीं। मुंबई से यह खबर आ रही है और देश में तकरीबन 20 लाख ईवीएम गायब हैं। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है कि उनके पास से अब तक 20 लाख ईवीएम मौजूद नहीं हैं। वो दूसरा बड़ा मामला ईवीएम के खराब होने की खबरों के साथ सामने आया। 23 अप्रैल 2019 को लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीटों पर मतदान किया गया। 350 से ज्यादा मशीनें खराब होने के कारण बदली गईं। जिला अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव अधिकारी प्रशिक्षित ही नहीं है। उसके बाद तो ईवीएम निजी गाड़ियों में मिलने की खबर आम होने लगी। साल 2021 में असम में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की कार से ईवीएम मिलती है। साल 2022 में हिमाचल के रामपुर में एक निजी कार से ईवीएम मिलने की खबर सामने आई। यूपी में वोटिंग के बीच ईवीएम पर घमासान बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कई जगहों पर ईवीएम खराब है। की मशीन जो है वो मशीन काम नहीं कर रही है। आप लोग बताएं, आप कितने देर से यहाँ खड़े हैं और कितने देर हो? आधे घंटे से। आधे घंटे से हो। बड़ी खबर मिल रही कांकेर से, कंकालीन पारा वार्ड, जहां एक ईवीएम खराब होने की सूचना मिली है। मतदान रुका हुआ है कुछ देर के लिए। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सबसे बड़ा मामला सामने आता है, कई लोकसभा क्षेत्रों में जितने वोट पड़े थे, गिनती के दौरान या तो उनसे ज्यादा वोट पाए गए या फिर कम, और यह 2-4 वोटों का अंतर नहीं था, ये कई हजार वोटों का अंतर था। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु की कांचीपुरम लोकसभा सीट पर 12,14,086 वोट लोगों ने मतदान किया, लेकिन जब मतगणना हुई तो वोटों की संख्या 12,32,417 निकली, मतलब 18,331 वोट ज्यादा। इसी प्रकार तमिलनाडु की धर्मपुरी लोकसभा सीट पर 11,94,440 लोगों ने मतदान किया और मतगणना के दौरान ये वोटों की संख्या 12,12,311 मिली, यानी मतदान से 17,831 वोट ज्यादा मिले। तमिलनाडु की एक और लोकसभा सीट श्री पेरुंद्रम में भी मतदान से 14,512 वोट ज्यादा मिले। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदान के आंकड़ों और मतगणना के आंकड़ों में 9906 वोटों का अंतर था। त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा सीट पर कुल मतदान हुआ 11,21,138 और मतगणना के दौरान वोट सामने आए 11,01,362, मतलब मतदान से 19,776 वोट कम। इसी तरह कोइंजर लोकसभा सीट पर कुल मतदान होता है 11,84,697 और मतगणना के दौरान वोट सामने आते हैं
11,73,526, मतलब मतदान से 11,171 वोट कम। इसी प्रकार भुवनेश्वर में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदान के आंकड़ों से मतगणना में 8,050 कम वोट निकलते हैं। इस बात का खुलासा किया पत्रकार पूनम अग्रवाल ने। उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से मतदान के आंकड़े उठाए और फिर मतगणना में जितने वोट ईवीएम ने बताए उनसे मिलान किया। मतदान और मतगणना में वोटों का अंतर के कारण जानने के लिए पूनम ने चुनाव आयोग को फोन किए, ईमेल किए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से डेटा ही हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्क्रिपेंसीज पाए, और डिस्क्रिपेंसी भी कैसी, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैंने पाया कि जितने वोट्स पड़े थे उससे ज्यादा गिने गए, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने पाया कि जितने वोट्स पड़े उससे कम गिने गए। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही नहीं होना चाहिए। इस पे मैंने सवाल उठाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं। ये आर्टिकल को फाइल करने से पहले मैंने कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, उनसे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो कॉल किया, ईमेल किया, उसका फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हैरानी की ये बात है कि जो उन्होंने डेटा जिसके बेसिस पे मैंने ये टैली किया था, वो डेटा उन्होंने अपने वेबसाइट से हटा दिया। इसके बाद सामाजिक संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और वकील प्रशांत भूषण की टीम ने मतदान और मतगणना में अंतर वाले मामले की जांच की, तो उन्होंने भी पाया कि पत्रकार पूनम अग्रवाल की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों में हजारों वोटों का अंतर है। नियम कहता है कि मतदान और मतगणना में एक भी वोट का अंतर नहीं हो सकता। जब चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इस मामले को नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ले गई। उन्होंने अपनी याचिका में 2019 लोकसभा चुनावों के परिणामों पर कोई सवाल नहीं उठाया। उनकी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जो मांग की गई वो इस प्रकार है। पहली, क्या चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व नियमों के अनुसार पूरी की गई है या नहीं। दूसरी, चुनाव परिणाम जारी करने से पहले चुनाव आयोग मतदान का बिल्कुल सही डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। तीसरी, 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना में जो अंतर सामने आया है उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। चौथा, चुनाव आयोग का फॉर्म 17C को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिसमें मतदान और मतगणना दोनों के आंकड़ों का मिलान होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस किया और चुनाव आयोग 2 साल के बाद 2021 में एक 60 पेज का एफिडेविट कोर्ट में जमा करा देता है। आप चुनाव आयोग की चालाकी देखिए। एफिडेविट में एक तरफ तो सारी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी स्वीकार किया जाता है कि मतदान का जो डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया था वह टेंटेटिव था, एक्यूरेट नहीं था, मतलब वह अंदाजे वाला डाटा था, बिल्कुल सटीक नहीं था। असल सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने वाला सामने आता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक हो सकती है या नहीं। ये तो तकनीकी जांच का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लाखों ईवीएम गायब होने, हजारों ईवीएम मतदान के दौरान खराब होने, ईवीएम बीजेपी नेताओं की निजी गाड़ियों में मिलने और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर, ये सब तो तथ्य के आधार पर सामने आए हैं। इनमें आखिर ऐसा क्या तकनीकी मामला है। ये तो इस तरह के मामले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इनका स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। मगर सामाजिक संस्थाएं ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच रही हैं, वो चुनाव प्रक्रिया जिससे देश के 150 करोड़ लोगों के भविष्य की डोर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चली जाती है। और यदि उस चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करके कोई असामाजिक या आपराधिक प्रवृत्ति वाला ग्रुप सत्ता हासिल कर ले, तो फिर देश की 150 करोड़ नागरिकों और देश के संसाधनों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामले सामान्य श्रेणी के लगते हैं। तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट साफ नजर आने वाले तथ्यों पर आधारित गड़बड़ियों पर निर्णय ही नहीं ले पाता। कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर लगाए गए आरोप सही थे, तो क्या लाभ होगा।
क्या सुप्रीम कोर्ट की देरी अगले 5 साल के लिए देश को उन हाथों में नहीं सौंप देगी जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते? आखिर 150 करोड़ लोगों के भविष्य, देश के संविधान और संसाधनों की सुरक्षा से ज्यादा और क्या प्राथमिकता हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की? हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। यहां देश के लोगों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि चोर तो चोरी करेगा, लुटेरा लूटेगा ही, झूठा झूठ बोलेगा ही, डकैत डाका डालेगा ही। उसकी तो प्रवृत्ति है ऐसा करना। लेकिन यदि न्यायालय समय रहते न्याय ना करे तो क्या न्यायालय खुद इन सबसे ज्यादा बड़ा दोषी नहीं है? क्या न्यायालय खुद कटघरे में नहीं खड़ा है? धन्यवाद।